हरीश गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव घूमने आया था। वो अकेला ही अपने हीरा चाचा के पास आया था। हीरा चाचा का एक बेटा था जिसे सब मिथु बुलाते थे। मिथु लगभग हरीश की ही उम्र का था। एक दिन शाम के समय हरीश और मिथु घूमने निकले थे। घूमते घूमते वो गांव के थोड़ा दूर आ पहुंचे। सूरज ढलने वाला था। चलो हरीश, घर वापस चलें। थोड़ा और दूर जाते हैं। अरे नहीं, अंधेरा हो रहा है, चलो। ठीक है। वो दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। सूरज डूब चुका था। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक सर्कस का तंबू दिखाई दिया। हम जब यहाँ से आए थे तब तो ये यहाँ पर नहीं था। अचानक कैसे आ गया? मिथु डर के मारे कांपने लगा। शायद ये वही सर्कस का तंबू है। भागो यहाँ से। अरे मिथु, क्या हुआ? कौन सा तंबू है ये? हरीश भी उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों ही भागते भागते घर पहुंचे। दोनों को ऐसे आता देख हीरा डर गया। अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? बाबा, हमें वो सर्कस दिखा। क्या? तुम दोनों गांव के बाहर गए ही क्यों थे? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है। क्या हुआ चाचा? ऐसा क्या है उस सर्कस में? चाचा उस सर्कस में हुआ हादसा सुनाने लगे। 2 साल पहले की बात है। गांव में पहली बार सर्कस आया था। हम सब उस सर्कस को देखने जाते थे। पर एक रात जब एक जोकर कलाबाजी दिखा रहा था, तब रस्सी से उसका पैर फिसला और वो सीधे जाके जमीन पर गिरा। सर पे चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या? उस घटना के बाद जिस किसी ने भी जोकर की भूमिका की, वो सब मारे गए। ऐसा कहते हैं कि उस पहले जोकर के भूत ने ही बदला लेने के लिए बाकी सारे जोकरों को मार डाला। हाँ, और अब वो गांव वालों के पीछे पड़ा है। हरीश को उस जोकर के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। वो उस तंबू में जाकर एक बार देखना चाहता था। अगली शाम वो अकेला ही सर्कस की दिशा में निकल पड़ा। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। हरीश उस तंबू वाली जगह पर पहुंचा, पर वहां तंबू नहीं था। वो वहीं खड़े रहकर आसपास देखने लगा। जैसे ही सूरज डूबकर अंधेरा हो गया, तंबू अपनी जगह पर दिखने लगा। हरीश को वो सब देखकर शुरू में थोड़ा डर लगा, पर बाद में वो तंबू के सामने डटा रहा। अचानक तंबू से आवाज आने लगी, वेलकम, अंदर आइए और अपने दुखों से मुक्त हो जाइए। उस आवाज ने हरीश को अपने वश में कर लिया और वो तंबू की तरफ खींचा चला गया। पीछे से मिथु दौड़ता हुआ आया और हरीश को आवाज देने लगा, रुको हरीश, अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तंबू के अंदर चला गया। जैसे ही मिथु तंबू के सामने पहुंचा, तंबू वहां से गायब हो गया। मिथु ने जोर की आवाज लगाई, हरीश! हरीश तंबू के अंदर आया और वो आवाज के वश से बाहर हो गया। अंदर सब सामान टूटा और बिखरा पड़ा था। जो जानवर सर्कस में काम करते थे, उनकी हड्डियां भी वहां बिखरी पड़ी थी। हरीश वो सारा माहौल देखकर डर गया। वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। निराश होकर वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसे सिर्फ चूहों की आवाज आ रही थी। अचानक उस पर एक जोकर की लाल नाक आकर गिरी, जो खून में लथपथ थी। हरीश डर गया और ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि ऊपर बंबू पर एक जोकर उल्टा लटका हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था।
जोकर ने नीचे छलांग लगाई और हरीश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सर का एक हिस्सा टूटा हुआ था और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। वो नीचे आकर हंसने लगा। तुम मेरा खेल देखने आए हो? नहीं, मुझे जाने दो। अब तुम्हें देखना ही होगा। जोकर उछला और ऊपर बम्बू से लटक गया। हरीश यहाँ वहां भागने लगा। जोकर ने हरीश के ऊपर छलांग लगाई और उसे दोनों हाथों से उठाकर फिर से उल्टा लटक गया। जोकर के सर का खून हरीश के ऊपर गिर रहा था। जोकर ने हरीश के दोनों हाथों को जोर से झटका और उन्हें निकालकर उनके साथ खेलने लगा। उन्हें हवा में उछालने लगा। जैसे ही हरीश के हाथ उसके शरीर से अलग हुए, वो नीचे गिर गया। हरीश डर की वजह से रोने और भागने लगा। जोकर फिर से उसके पास कूदा और इस बार उसे पैरों से उठाकर फेंक दिया। जैसे ही जोकर ने हरीश को फेंका, हरीश के पैर निकल गए और वो जाली पर जाकर गिर गया। हरीश अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका था। जोकर उसके हाथ और पैर के साथ करतब दिखाने लगा। पूरे तंबू में घूमने लगा और घूमकर हरीश के सामने आ गया। हरीश उससे डरकर जैसे तैसे करके पीछे जाने लगा, पर जोकर ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। मेरे सर्कस में मेरे सिवा कोई करतब नहीं दिखा सकता, समझे? तुम भी नहीं। जोकर उसकी गर्दन दबाने लगा। कुछ ही देर में हरीश की गर्दन जोकर के हाथों में आ गई और बचा हुआ शरीर नीचे गिर गया। जोकर हरीश के शरीर पर खड़ा होकर उसके सर को एक उंगली पर घुमाने लगा और आखिर में जोकर ने हरीश के शरीर के सारे हिस्से उठाए और उनसे करतब दिखाने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे तंबू में घूमने लगी। रमन एक 25 साल का लड़का जो मुंबई में गांव से पढ़ने के लिए आया था, अब एक अच्छी नौकरी करता है और अपने माँ बाबूजी को हर महीने गांव पैसे भेजता है। एक रात रमन अपनी जॉब से निकलकर बाइक से घर जा रहा था कि बीच में एक बिल्ली आई। रास्ते पर रमन बिल्ली को देखकर चौंक गया और उसकी बाइक उससे संभल नहीं पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन की बाइक को थोड़ी खरोच हुई, पर उसने देखा कि उसके हाथ की घड़ी भी टूट गई है। रमन को घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था और उसने वो घड़ी बड़ी मेहनत से अपनी पहली सैलरी से खरीद कर ली थी। इसीलिए उस घड़ी की कीमत रमन के लिए बहुत थी। उस टूटी हुई घड़ी को देखकर रमन उदास हो गया। अरे यार, पहली बार कुछ मैंने खुद के पैसों से लिया था। उस बिल्ली को भी अभी ही बीच में आना था। बाइक पर जाते जाते रमन को अंधेर नगर बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत घड़ियां लेकर दिखती है। उसके पास अजीब अजीब घड़ियां थी। रमन अपनी बाइक रोकता है और घड़ी रिपेयर करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आंटी जी, मेरी ये घड़ी ठीक करके दे सकती हो क्या? अरे मैं सिर्फ बेचती हूँ घड़ियाँ, बनाती नहीं हूँ। अरे यार, ठीक है, मैं ये घड़ी जेब में रख देता हूँ अभी के लिए। आंटी जी, मुझे एक घड़ी चाहिए। अच्छा, कौन सी चाहिए तुम्हें? रमन उन सारी घड़ियों को देखता है। कुछ आकार में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। रमन बहुत सोचकर एक घड़ी देखता है। वो घड़ी रमन को बहुत पसंद आती है। हाँ, ये वाली दे दो, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। कितने पैसे हुए आंटी इसके? रमन सामने देखता है तो कोई दिखता नहीं, मानो जैसे वहां कोई था ही नहीं। ना उस औरत के जाने की आवाज आई और ना ही उस औरत ने पैसे लिए। अरे पैसे तो लेकर जाती, कैसी औरत है बेचारी, एक तो अकेले यहाँ घड़ियां बेच रही थी
और मैंने उससे पैसे भी नहीं दिए। रमन अपनी गाड़ी पर बैठने जाता है। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी, कहाँ हो आप? रमन को कोई नहीं दिखता। अभी भी रमन घड़ी पहन लेता है और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ता है घर के लिए। रास्ते में रमन के पीछे से एक गाड़ी आने लगती है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही रमन पीछे से आने वाली गाड़ी को जगह देता है और तभी वो आईने में खुद को देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल कुछ बदली सी लग रही है, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे, ये कैसे हो गया? शायद आईना खराब है, पोंछ देता हूँ। रमन बाइक चलाते चलाते थकने लगता है। बीच में उसे एक लड़का दिखता है जो उससे लिफ्ट मांग रहा होता है। उस लड़के का नाम राघव होता है। लिफ्ट? अंकल, लिफ्ट मिलेगी क्या? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? कहाँ जाना है बताओ? मुझे बस आगे के गांव में जाना है। मैं घर जाना चाहता हूँ। रमन थोड़ी देर बाद पीछे देखता है तो राघव भी बूढ़ा दिखता है। देखो, तुम भी बूढ़े होते जा रहे हो। अरे हाँ, अब क्या करूं मैं? जब से मैंने ये घड़ी ली है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रमन की नजर राघव की घड़ी पर जाती है। क्या तुमने जो घड़ी पहनी है वो अभी खरीदी थी? हाँ, एक आंटी आई थी बहुत सारी घड़ियां लेकर। उससे मैंने ले ली, पर पैसे देने के पहले ही वो गायब हो गई। रमन को याद आता है कि उसने भी पैसे नहीं दिए थे उस बूढ़ी औरत को। मतलब ये वही औरत है। रमन की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तुम्हारे पैसों से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारी जान है। तुमने जो घड़ी पहनी है उससे तुम्हारी सारी जवानी बुढ़ापे में बदल रही है और इसलिए अब मैं जवान दिखूंगी। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आती है। चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोरों से हंसने लगती है। तुम भूत हो? मुझे लगा ही कुछ अजीब हो रहा है। मैं अपनी घड़ी अभी के अभी हाथ से निकालकर तोड़ देता हूँ। फिर ये देखो। रमन घड़ी निकालने लगता है पर घड़ी निकलती नहीं। रमन दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसके दांत कमजोर हो जाते हैं उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकालने की कोशिश करता है पर राघव का दांत टूट जाता है। आए भगवान, ये क्या हो गया? अभी तक तो मेरी आधी उम्र भी नहीं हुई थी और अभी ही मेरे दांत गिरा दिए। राघव रोने लगता है। वो चुड़ैल उन दोनों की जान खुद में डालने लगती है। दोनों चिल्ला रहे होते हैं। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और वो अपनी झोली से कुछ राख उड़ाकर उस चुड़ैल पर फेंकता है। ए चुड़ैल, ऐसे अनजान लोगों को पकड़कर उनकी जान ले लेना तुझे बहुत बड़ा पापी बनाता है। घोर पापी है तू। ये तू क्या कर रहा है तांत्रिक? तुझे ये महंगा पड़ेगा। तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने पाउडर से बनाए गोलाकार घेरे में कैद करता है। चुड़ैल चीखने लगती है। वो रमन राघव की जान लेने से पहले ही तांत्रिक उसे कैद कर देता है। शुक्रिया बाबा जी। शुक्रिया शुक्रिया। ये चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। मतलब ये इस गांव की सबसे महान घड़ी बनाने वाले की बीवी थी जो 100 साल पहले यहाँ रहा करती थी। रानी अपने पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहती थी, पर एक दिन उसके पति को एक ऐसी कल्पना सूझी कि उसने वो घड़ी बनाने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी।
आर्यन एक ऐसी घड़ी बनाना चाहता था जो बूढ़े लोगों को जवान कर दे और जवान को बूढ़ा। एक दिन आर्यन अपने घर के बाहर एक आदमी को देख रहा था। वो आदमी खुदकुशी करने जा रहा था। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आती है तेजी से और उस आदमी के ऊपर से जाने ही वाली होती है कि आर्यन चिल्लाता है, अरे भाई, तुम्हें खुदकुशी करनी है तो अपने घर में जाकर फांसी ले लो। जिंदा खुश नहीं हो क्या? अरे साहब, आपको क्या बताऊं, पगार मिलती नहीं समय पर और काम करने जाना पड़ता है। अभी मेरी शादी तय हुई है। मैं क्या खुश रखूंगा अपनी बीवी को? मेरी हालत ही ऐसी है। माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ सालों पहले ही। मैं क्या करूं जिंदा रहकर? क्या तुम्हें बूढ़ा होकर मरना अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। ठीक है, ये घड़ी पहनो और कुछ देर के लिए सो जाओ। आदमी सो जाता है और उठकर देखता है तो वो बूढ़ा हो चुका होता है। तुमने ये क्या किया? मुझे खुद को ऐसे नहीं देखना है। तुमने ही तो कहा था तुम्हें ऐसे ही रहना है। मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ अब। ऐसे जिंदा नहीं रहना है मुझे। और तुम्हारी बीवी और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे कभी। उस आदमी का शाप आर्यन और उसकी बीवी रानी को लगता है और वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाते। वो मानो एक दूसरे से कहीं दूर चले गए थे। और आज वो दिन है जब वो हादसा हुआ था। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? तुम्हें तुम्हारी जवानी मिल सकती है अगर तुम वो घड़ी हाथ से निकाल दो। अगर तुम्हें उसके लिए अपना हाथ काटना पड़े तो काट दो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जल्दी करो, वरना तुम और बूढ़े हो गए तो मर भी सकते हो। राघव और रमन ये सुनकर और डर जाते हैं। रमन अपना हाथ काटने के लिए कहता है राघव को। राघव रमन का हाथ काटता है और जैसे ही हाथ कट जाता है वो घड़ी हाथ से उतर जाती है। राघव भी रमन को अपना हाथ काटने के लिए कहता है। रमन अपने एक हाथ से राघव का हाथ काटता है और उसकी भी घड़ी हाथ से निकल जाती है। दोनों के शरीर से खून बहने लगता है, पर तांत्रिक उन दोनों के हाथों पर एक पट्टी लगा देता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। तांत्रिक उन घड़ियों को लेकर जला देता है और जैसे ही घड़ियां जलने लगती है चुड़ैल के शरीर में भी आग लगने लगती है। आखिर चुड़ैल की आत्मा को भी शांति मिल रही होती है। मैं तुम्हें तुम्हारा हाथ फिर से वापस देती हूँ। शुक्रिया मुझे मुक्ति देने के लिए। शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये दो आदमी रखे थे। कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। श्याम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह
अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। श्याम ने डरते हुए कहा, तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। श्याम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा श्याम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख श्याम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया पर श्याम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा श्याम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना श्याम के पेट में जा रहा था उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद श्याम खाने से इनकार करने लगा क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था, पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में श्याम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। श्याम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है, चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं, गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा। चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा। चुप हो जाओ, ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ, पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया। अब तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी।
धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूं। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया।